नमस्कार सभी बच्चों को। पार्ट नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे थे। ये अगली वीडियो है, पार्ट 2 है। और जिसने वीडियो अगर पहली पार्ट की नहीं देखी है वो चैनल पर जाके इस पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पॉइंट हो गए थे, तो पार्ट चल रहा था हमारा पार्ट नंबर 4, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के बीच में। चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हज़रत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उस्सैद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। जो खलीफा हुए, चौथे जो खलीफा थे अली, उनकी मृत्यु कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या करने के बाद हज़रत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा यानी कि नेक्स्ट खलीफा घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद किन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित करा? हज़रत मुआविया ने। और खलीफा घोषित करने के बाद उस्सैद वंश की स्थापना की और मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा को शुरू की। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जब हज़रत अली की जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद हज़रत मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। अब उसके साथ साथ इन्होंने ये सोचा कि भाई अब अगला खलीफा कैसे बनेगा, तो इसके लिए इन्होंने एक नई वंशगत उत्तराधिकार, कैसी वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा को शुरुआत करी। और ये शुरुआत क्या थी, कैसी थी? कहने का मतलब इसमें यह है वंशगत का कि इनकी मृत्यु के बाद इनके जो फैमिली के मेंबर जो होते थे वो अगले खलीफा नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये परंपरा की इन्होंने शुरुआत करी। तो परंपरा शुरुआत करी वंशगत परंपरा, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद अब उनका जो बेटा है वो क्या बनाया जाएगा? खलीफा घोषित किया जाएगा। तो यही वंशगत उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, यही परंपरा थी। और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया गया, यानी कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखा जाएगा, उसकी एक मुख्य भाषा होगी। वो कौन सी होगी? अरबी भाषा। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। दमिश्क एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इन्होंने अपनी राजधानी घोषित करा और इस्लामी सिक्के जारी किए, जिससे कि शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। जो सिक्के जो घोषित किए गए, सिक्के जो बनाए गए, इनके द्वारा, किनके द्वारा? मुआविया के द्वारा। तो इनके द्वारा जो सिक्के बनाए गए वो उन पर एक भाषा लिखी गई, यानी कि जो लैंग्वेज लिखी गई वो कैसी थी? वो अरबी थी। कैसी थी? अरबी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उस्सैद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। दावा नामक एक सुनियोजित यानी कि वेल प्लान एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के माध्यम से उस्सैद वंश की जो उस समय जो शासन व्यवस्था चल रही थी, जो खलीफा थे उस्सैद वंश के थे उस समय, वो उसके द्वारा इस वंश को उखाड़ फेंका गया सत्ता से और दूर कर दिया गया। कब? 750 ईस्वी में। उसके बाद अब्बासी वंश आया और इस अब्बासी वंश की नींव रखी गई। इन्होंने आते ही अपनी राजधानी को चेंज करा और अब इनके अब्बासी वंश के द्वारा एक राजधानी बनाई। वो कौन सी थी? बगदाद। इसमें सेना और नौकरशाही को पुनर्गठन किया गया, दोबारा से रिव्यू करके नए तरीके से बनाया गया। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया। जो इस्लाम के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी और
विद्वान को एक संरक्षण प्रदान किया, उनको शरण दी गई अपने शासन में, ताकि उनसे कुछ हेल्प ली जा सके अपने संबंधित कार्य से संबंधित। अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, यानी कि अब्बासियों के अंतर्गत जो अब्बासी वंश थे उसके अंतर्गत अरबों के जो प्रभाव जो था, उनको जो इफ़ेक्टिव था, जो उनका मोटो था, उसमें कुछ ना कुछ उनमें कमी आई, गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। यानी कि जो अरबी भाषा और अरब का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वहाँ पर एक नई संस्कृति उभर कर सामने लाने लगी, जिसका नाम था ईरानी संस्कृति। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अब्बासी राज्य। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी तथा तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। जो अब्बासी वंश है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। कब होने लगा? 9वीं शताब्दी में, यानी कि जो सेंचुरी थी उसमें वो कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध होने लगा और गुटबंदी होने लगी, यानी कि जगह जगह पर नए नए राज्य उभर कर सामने लाने लगे और वो सरकार का विरोध करने लगे और शासन में अपनी रुचि नहीं रखने लगे। और धीरे धीरे तुर्की जो गुलाम थे, अधिकारी थे, की शक्ति में वृद्धि होने लगी। जो गुलाम थे, तुर्की गुलाम थे, वो अपने आप को मजबूत बनाने लगे धीरे धीरे, और अपने आप को जब मजबूत उन्होंने बनाया तो फिर वो शासन में विरोध प्रकट करने लगे, जिससे कि उनकी शासन व्यवस्था बेकार हो गई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ। एक नई जो सल्तनत व्यवस्था आ गई, वो कौन सी? तुर्की। क्योंकि जो गुलाम थे, यहाँ आप देखें, जो गुलाम के जो अधिकारियों में शक्ति वृद्धि हुई, इनकी वृद्धि होने के कारण एक नए सुल्तान, एक नई सल्तनत व्यवस्था हुई, नई सल्तनत की स्थापना हुई। वो कौन से थे? वो तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पतिगिन के द्वारा की गई। यानी कि एक नए व्यक्ति का नाम इसमें आया है, अल्पतिगिन के द्वारा जो तुर्की सल्तनत की स्थापना की गई। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। ईसाई जो क्रिश्चियन हैं और जो इस्लामी जगत है, यानी कि जो इस्लाम में जो लोग जी रहे थे और जो ईसाई धर्म के माध्यम से जो लोग जी रहे थे, उनके बीच में आपस में शत्रुता बढ़ने लगी। और ये शत्रुता जब बढ़ेगी तो कोई ना कोई लड़ाई की स्थिति उत्पन्न करेगी, जिसका एक कारण था। यह शत्रुता क्यों बनी, क्या कारण था ऐसा कि जो इस्लाम के लोग और जो ईसाई के जो लोग थे वो आपस में झगड़े पर उतारू हो गए थे? वो था आर्थिक संगठनों में परिवर्तन, यानी कि जो इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें चेंजिंग आने लगी। और चेंजिंग आने ये स्वाभाविक थे, क्योंकि एक कोई धर्म व्यक्ति विशेष अपने धर्म में श्रेष्ठ होता है और वो अपने उस धर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को हो सकता है कि दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं वो उस कार्य को उचित ना माने। तो इस तरीके से आर्थिक संगठन जो बनने लगे, उसमें इन धार्मिक भावों या धार्मिक जो इमोशंस का भी प्रभाव पड़ा। उस परिवर्तन के कारण इनमें शत्रुता बढ़ने लगी। 1095 ईस्वी, एक मिनट कहाँ चले गया, 1095 ईस्वी में पुण्यतिथि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध, या ये युद्ध जो थे 1095 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच हुए। 1095 ईस्वी से लेकर और 1291 ईस्वी के बीच में जो युद्ध लड़े गए, किसके आधार पर? इनका जो मेन मकसद क्या था? जो पुण्य भूमि थी, जो उनकी जो सैक्रेड जो भूमि होती थी, यानी कि जो पूज्य योग्य भूमि थी जिसकी वो पूजा करते थे, उसको मुक्त कराने के लिए, उसको फ्री कराने के लिए ईश्वर के नाम पर, यानी कि जो उनके देवता थे, जो उनके गॉड थे, उनके नाम पर इन पुण्य भूमियों को मुक्त कराना चाहते थे उन राजाओं के माध्यम से। जो राजा उस समय उनका वहाँ को क्षेत्र का जो मुखिया होता था या मेन हेड होता था, तो इस तरीके से उनको छुड़ाने के लिए जो युद्ध लड़े गए, उन युद्ध को एक नाम दिया गया जिसका नाम था धर्म युद्ध। क्या था? धर्म युद्ध, यानी कि रिलीजन वॉर।
तो ये एक नाम दिया गया धर्म युद्ध। पूछते हैं पेपर में कि धर्म युद्ध क्या था, तो आपको बताना है कि 1095 से लेकर 1295 के बीच में जो पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया है। तो भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। तीन धर्म युद्ध कौन कौन से थे उस समय जो इस टाइम पीरियड में लड़े गए पवित्र भूमि को मुक्त कराने के लिए? पहला है 1098 से लेकर 1099 ईस्वी के मध्य, और दूसरा धर्म युद्ध लड़ा गया 1095 से लेकर 1145 से लेकर 1149 के बीच में, और तीसरा जो धर्म युद्ध हुआ वो 1198 के बीच में। तो ये प्रमुख जो धर्म युद्ध हुए वो पवित्र भूमि को पाने के लिए वो ये टाइम पीरियड इसमें दे रखा है। जो ये धर्म युद्ध हुए इसमें इसके क्या प्रभाव पड़े, यानी कि इनसे क्या नुकसान क्या फ़ायदा हुआ, कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं कि जो मुस्लिम जो राज्यों का ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर रुख होने लगा, यानी कि जो धर्म युद्ध था इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर, जो इस्लामी लोग थे वो ईसाइयों को दबाव डालने लगे कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं, मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ावा दें, ईसाई धर्म बेकार है, इसको हीन मानने लगे। वो उन लोगों को चाहे दबाव से चाहे कैसी भी तरीके से उनको अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म और मुस्लिम राज्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव, कहने का मतलब है इसमें कि जो मुस्लिम सत्ता धीरे धीरे जब चारों तरफ फैलने लगी उसके बावजूद इटली में एक नई व्यापारिक व्यवस्था देखने को मिलती है। इटली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुस्लिम सत्ता का। उन्होंने अपने तरीके से अपने इटली को आगे व्यापारिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करी। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। मध्यकाल में जो इस्लामी दुनिया जो हम देखते हैं उस समय की जो अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन वो देते थे, सिंचाई के लिए नहरें, ये लहरें लिखा है, सॉरी गलती हो गया, सिंचाई के लिए लहरें नहीं है, ये नहरें हैं, ये गलत हो गया, इसको हम नहरें लिख लेते हैं। सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण, कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करी। सागपत्र यानी कि शक और हुंडियों यानी सुफ्तजा का प्रयोग होने लगा, और ये प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया, और इस प्रयोग बढ़ने के क्या कारण था जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। इन व्यापारिक यात्राएं भी होने लगी और इन यात्राओं के कारण ये ज़्यादा सुरक्षित हो गया। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ने लगा। रेशम मार्ग जो आप देखते हैं जो चाइना में एक ऐसा स्थान है, चाइना के बीच में चाइना को जोड़ने में जो एक नया मार्ग उस समय खोजा गया था जहाँ से वो रेशम का आयात निर्यात होता था, उस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया, जो ईरान इराक होते हुए चीन तक पहुँचता था, क्योंकि चीन में रेशम की मांग बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की चार शाखाएं मजहब बन गई थी। ये कौन सी थी? मालिकी, ये कौन सी थी जो चार कानूनी शाखाएं? मालिकी, हनफी, सफ़ई, हनबली थी। ये जो चार शाखाएं थी ये कानून की जो ब्रांचेस थी उस समय 8वीं से 9वीं शताब्दी में बन चुकी थी, जिनमें प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता, एक जो कानून का जो ज्ञाता था उसके आधार पर, उसके नाम पर, उसके फ़कीह के नाम पर ये रख दिया गया। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पीय रूप था गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण, खंबे, जो खंबे के सारे जो छत और मेहराब और मिंबर,
ये जो प्रमुख वास्तुकला जो देखी गई है मस्जिदों में या उनके घरों में, ये जो धार्मिक इमारतें थीं, ये इस्लामी दुनिया की एक अपनी नई पहचान बनाती हैं। कहने का मतलब ये, इसका अर्थ है कि जो इस्लामी जो दुनिया है उसमें इस्लामी जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें मस्जिदें, इबादतगाह, मकबरे शामिल हैं और मस्जिदें, जिसमें इनकी वास्तुशिल्प ये जो रूप है वो बहुत ही मुख्य रूप अदा करता है। इनकी जो मुख्य, इनका जो कह सकते हैं कम सराहना का जो रूप है वो ये इसमें देखा जा सकता है इनकी शैली के माध्यम से, वास्तुशिल्प के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम। कागज़ चीन से आया। कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। समूचे मानव इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ, अनसब अल अशरफ सामंतों की, इसमें क्या है वंशावलियाँ हैं, वंश के बारे में जो वंश हैं, कौन कौन से वंश रहे हैं सामंतों के, बालाधुरी द्वारा, और तारिक उल रसूल बल मुल्क, इसमें पैगंबर और राजाओं का इतिहास है जो ताबरी के द्वारा लिखी गया है। यानी कि इसमें जो दो व्यक्ति, इनके द्वारा दो मुख्य साहित्य लिखे गए, दो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो ताबरी के द्वारा, किसके द्वारा है, एक ताबरी के द्वारा, एक मिनट ज़रा थोड़ा आगे चलेगी वीडियो। तो इसमें जो दो प्रमुख ग्रंथ देखे गए हैं, इसमें दो प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात की गई है। एक का नाम है ये अनसब अल अशरफ। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या बातें हैं, इसमें सामंतों की वंशावली है और जो बालाधुरी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है तारिक अल रसूल बल मुल्क, इसमें पैगंबर मोहम्मद और राजाओं का इतिहास है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ताबरी के द्वारा। तो ये कैसे हुआ, ये जब कागज़ की जो चीन ने खोज करी, इस चीन के कारण कागज़ आया और इस कागज़ का इन्होंने सदुपयोग करते हुए अपने जो इतिहास को, उस समय की रचनाओं को इस कागज़ के माध्यम से उस समय सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के जो दो रूप थे वो प्राणियों में क्या थे, यानी कि जो कला में प्राणियों के माध्यम से उन बातों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये एक मुख्यतः उनकी विशेषता कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं, उनमें क्या एक विशेषता रही है, खुशनवीसी। ये इसमें शब्द आया है खुशनवीसी, पेपर में पूछते हैं, 9th क्लास में भी ये पाठ में ये पूछा था कि खुशनवीसी क्या है। ये क्या है, खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, यानी कि किसी बात को या किसी चीज़ को सुंदर लिखने की कला को क्या कहा गया है, खुशनवीसी। और अरबेस्क ज्यामितीय और वनस्पति डिजाइन, जो पेड़ पौधे हैं और जो ज्यामिति जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो त्रिभुज, सर्कल, आयत, वर्ग, इस तरह से इनका जो प्रयोग करते हुए उसमें अपनी जो चित्रण शैली को दर्शाना, ये क्या कहलाता है, अरबेस्क। क्या कहलाता है ये, अरबेस्क। और खुशनवीसी क्या सुंदर लिखने की कला होती है। ये सब किस तरह की कला, आपको ये पता चल गया है कि इस्लाम में एक कला थी, इसमें खुशनवीसी में क्या है, सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता था। और अरबेस्क क्या होता था, इस जो चित्रण शैली में अरबेस्क की एक चित्रण शैली थी, उसमें ज्यामितियों का प्रयोग करना और वनस्पति डिजाइन का प्रयोग करना को बढ़ावा मिला। और इमारतों को सजाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जो इमारतें बनती थी उसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ मैंने डिज़ाइन से बनाया है, ये का चौकोर हैं, कुछ सर्कल आ गया इसमें, इस तरीके से ऐसा प्रयोग करके इन दीवारों को सजाया जाता था जिससे कि उसकी सुंदरता को अधिक से अधिक बनाया जा सके। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। धन्यवाद आप सभी का कि आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद।